सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह के सेकेंड एडिटोरियल से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ट्रबल्ड वाटर इसका है टाइटल। एडिटोरियल बेस्ड है फ्रांस, तुर्की जिसको इंग्लिश में टर्की बोलते हैं, और ग्रीस के बीच में जो झगड़ा हो रहा है तेल को लेकर के मेडिटेरेनियन सी में। देखो, ऐसे एडिटोरियल हम इसलिए लेते हैं ताकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स को भी हम पढ़ना सीखें। बाहर की कंट्रीज जो है इंटरनेशनल जो है डोमेन में कैसे बात करती हैं, कैसे झगड़ा करती हैं, ये भी हमें पढ़ना आए। तो कोशिश करना इस वीडियो को एक सिटिंग में पूरा एक साथ देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट तभी आएगा जब पूरी स्टोरी आपको पता लगेगी। चलिए शुरू करते हैं, आइए कुछ नया सीखते हैं। ट्रबल्ड वाटर्स, वाटर्स का मतलब होता है पानी, ट्रबल्ड का मतलब होता है जिसमें ट्रबुलेंस हो, जिसमें डिस्टर्बेंस हो। ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है, वैसे अगर इसको फ्रेज को देखें तो इसका मतलब होता है मुश्किल वक्त, है ना, जिसमें मुश्किलात चल रही हो, ऐसे वक्त को कहते हैं ट्रबल्ड वाटर्स। तो कह रहा है अभी मुश्किल वक्त चल रहा है, ट्रबल्ड वाटर्स आ गए हैं। कहाँ पे? यूरोपियन यूनियन और टर्की के रिलेशंस में, है ना, इन दोनों कंट्रीज के आपसी रिश्तों में। ट्रबल्ड वाटर से मुझे एक छोटा सा फ्रेज याद आया, इनफैक्ट वो एक इडियम है, मैं आपके सामने लिख देता हूँ। पहले मैंने नहीं लिखी, अभी चलो डाल देता हूँ। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। आप थोड़ी देर उसका सोचें मतलब क्या होता है, फिर मैं आपको बता देता हूँ ताकि जिन लोगों को पता है उनका रिवाइज हो जाए। देखो ये इडियम है, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, है ना। इसका मतलब होता है मुश्किल वक्त का फ़ायदा उठा करके, किसी दूसरे के मुश्किल वक्त का फ़ायदा उठा करके अपना फ़ायदा करवाना। जैसे ट्रबल जब वाटर्स होते हैं ना, क्या होता है उस वक्त पानी में बहुत तूफान होता है, उस वक्त सारी मछलियाँ परेशान होती हैं। अब उस समय आप अपना जाला लेके खड़े हो जाओ, वो मछलियाँ वैसे भी इधर उधर भाग रही होंगी, आपके जाले में आ जाएंगी। तो आपने मछलियों के, फिश के खराब वक्त का फ़ायदा उठाया, तो इस इडियम को हमने वहाँ से उठा लिया, टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। तो क्या है? टू टेक एडवांटेज ऑफ समवंस बैड कंडीशन, ऐसा बोल सकते हो इसको ना। चलो, जैसे किसी को मकान बेचना है, बहुत पैसे की जरूरत है, अब उसका 60 लाख का 80 लाख का मकान जो है आपने 40 लाख में उसको ऑफर कर दिया और खरीद भी लिया उससे, तो उसका फायदा उठा लिया आपने, फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स कर दिया। चलो देखते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ से क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है EU एंड टर्की शुड नॉट लेट टेंशंस इन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन लीड टू ओपन कॉन्फ्लिक्ट। कह रहे दोनों जो कंट्रीज है ना, EU है कंट्रीज का ग्रुप और टर्की है एक अपने आप में कंट्री। कह रहे यूरोपियन यूनियन और टर्की जो है ना, इनको नहीं होने देना चाहिए। लेट का मतलब है किसी काम को होने देना, तो शुड नॉट लेट, इनको नहीं होने देना चाहिए। अच्छा, क्या जो तनाव है, जो टेंशन्स हैं ईस्ट मेडिटेरियन में, इस एरिया में, इनको लीड नहीं होने देना है एक खुले कॉन्फ्लिक्ट की तरफ, एक खुली जो है कश्मकश की तरफ। तो अगर इन दोनों कंट्रीज़ को ऐसा नहीं होने देना है कि टेंशन जो है इस एरिया के अंदर सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाए, सारी कंट्रीज आपस में अपनी अपनी तोपें लेके खड़ी हो। समझ गए सेंटेंस को? सेंटेंस का सब्जेक्ट था EU एंड टर्की, सेंटेंस की वर्ब थी शुड नॉट लेट, है ना। शुड यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है, अपने बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लेगी, लेट यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। अब एक छोटी समरी मैं आपको दे देता हूँ ताकि आपको मालूम चले किस बारे में लिखा हुआ है। इसको मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना। देखो, एक कंट्री है तुर्की, एक कंट्री है ग्रीस, एक कंट्री है फ्रांस, एक है यूरोपियन यूनियन है जिसमें ये फ्रांस, ग्रीस, ऐसी कई सारी कंट्रीज जो हैं मिल करके ग्रुप को बना के बैठी हैं। तुर्की का, टर्की का ग्रीस के साथ पुराना कॉन्फ्लिक्ट है, दोनों के इंटरनेशनल बाउंड्री को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट है पानी के अंदर, है ना। कहाँ पे तुर्की पानी में शुरू होता है और कहाँ पे ग्रीस खत्म होता है, दोनों को बहुत दिक्कत है पुराने टाइम से। अभी हुआ क्या, जहाँ पे दिक्कत वाला पानी है ना, मेडिटेरेनियन सी है, वहाँ पे दोनों कंट्रीज को लग रहा है कि तेल है। अब दोनों ने अपनी अपनी शिप भेज दी कि तेल को निकाल के लाएंगे, है ना। पर दोनों का इस मामले में झगड़ा भी हो गया, उन्होंने बोल दिया कि हमारा तेल है, इन्होंने बोल दिया हमारा तेल है। अब टर्की और ग्रीस तक की बात रहती तो ठीक है, पर फ्रांस भी बीच में कूद गया। फ्रांस ने क्या बोला, ग्रीस हमारा दोस्त, तो ये तेल भी उसी का। मतलब फ्रांस जो है एक तरीके से टर्की को अपना जो है बैकिंग सपोर्ट दिखा रहा है ग्रीस के लिए। हालांकि फ्रांस यही कह रहा है कि टेंशन को खत्म करो, प्यार मोहब्बत से मामले को सुलझाओ, पर टर्की को ये लग रहा है कि मुझे घेरा जा रहा है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के द्वारा, और जो कि बात सही भी है, इसको घेरा जा रहा है। कुछ काम भी इसके उल्टे हैं टर्की के, वो हम आगे देखेंगे। तो टर्की अकेला पड़ गया, पर बावजूद अकेला पड़ने के ये क्या लड़ाई पे उतारू है, कह रहा नुकसान हो जाए चाहे मेरा, पर मैं लड़ाई तुमसे करूंगा।
अपना एडिटोरियल क्या कह रहा है, टर्की को कह रहा है कि तुम अकेले पड़ गए हो, साथ में यूरोपियन यूनियन कह रहा है तुम इनको अकेला मत पड़ने दो, ऐसी लड़ाई ना हो, ओपन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जिसमें सारी यूरोपियन यूनियन की कंट्रियां और टर्की एक तरफ हो, जिसमें टर्की की हार निश्चित है और पूरे एरिया के अंदर शांति खराब होगी। तो अगर ऐसा काम ना होना चाहिए, तेल तो अभी मिला नहीं, उससे पहले तुमने आग लगा दी। शुरू करेंगे आज के एडिटोरियल को, है ना। इसकी टोन है सीधे सीधे कौन सी, एनालाइजिंग और साथ साथ सजेस्टिंग। पूरी सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है, किसकी क्या पोजीशन है, और साथ में एक सजेशन दे रहा है कि लड़ाई झगड़ा बंद करो, तेल को प्यार से ढूंढ लो। कोशिश करना है समरी को डालने की कमेंट सेक्शन में। मेरे लेक्चर की पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ये मेरा ग्रुप है। सुबह में इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाती है, शाम को जो भी एडिटोरियल हम करने वाले होते हैं उसकी। एडिटोरियल पढ़ना मुश्किल होता है नए लड़कों के लिए, नई लड़कियों के लिए, मैं जानता हूं इस बात को। अगर आप बिल्कुल नए हो ना, तो एडिटोरियल पढ़ने की बजाय सबसे पहले ग्रामर सीरीज को फॉलो करें। मेरे चैनल पे रखिए ग्रामर सीरीज, जहाँ मेरे चैनल के होम पेज पे सारे के सारे आपको शुरुआत से लास्ट तक वीडियोस मिल जाएंगी इस प्लेलिस्ट के अंदर, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। इसको जाकर के फॉलो करें। इसमें सेट 22 वीडियोस आ चुकी है ना, आधे घंटे की। अगर आपने इसको एक वीक में पूरा कर लिया, उसके बाद आप देखेंगे कैसे आपके एडिटोरियल की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। अब अच्छे से अच्छा आर्टिकल जो है पढ़ने के लिए एबल हो जाएंगे। 60-70% ग्रामर में करवा चुका हूँ। शुरू करते हैं। Current tensions in the eastern Mediterranean soared last week with Turkey sending an exploration vessel accompanied by a navy fleet to the disputed waters and France dispatching warships to assist Greece। कह रहे जो तनाव है, टेंशन जो हैं ईस्टर्न मेडिटेरियन में, ईस्टर्न पूर्वी मेडिटेरियन सी में, ये एक समंदर का नाम है ना। अगर तनाव जो है इसमें सोर कर गया, बढ़ गया। सोर करना मतलब ऊंचा आना, ऊंचा आ गया। अच्छा कब, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते। अच्छा कैसे आया, टर्की के भेजने के साथ ही विद टर्की सेंडिंग एक एक्सप्लोरेशन वेसल को। वेसल का मतलब होता है जहाज या नाव, एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जो रिसर्च करे, जो ढूंढे चीज़ों को। तो टर्की के एक खोजी जहाज को भेजने के साथ ही, अच्छा खोजी जहाज कौन सा था, जो अकॉम्पनीड बाय था, जिसकी कंपनी दे रहा था नेवी का एक फ्लीट। तो खोजी जहाज के पीछे नेवी के लड़ाकू जहाज भी साथ में इसके चले गए। अच्छा ये कहाँ भेजा गया, डिस्प्यूटेड वाटर्स में, ऐसे समुद्री सीमाओं में जिन पे डिस्प्यूट है, जिन पे विवाद चल रहा है। तो कह रहा तनाव जो है ऐसे बढ़ गया टर्की के इस खोजी जहाज को भेजने के साथ ही। अच्छा और एक और काम हुआ, और वो दूसरा काम था फ्रांस के डिस्पैच करने के, फ्रांस के भी भेजने के वॉरशिप्स को, लड़ाकू जहाजों को असिस्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए ग्रीस को। तो समझे क्या हुआ, टर्की ने अपना खोजी जहाज भेजा, साथ में अपना नेवल फ्लीट भेज दिया, मतलब 4, 5, 10 उसमें जहाज और होंगे, है ना, लड़ाकू। और फ्रांस ने क्या किया, इसने अपने वॉरशिप भेज दिए असिस्ट करने के लिए ग्रीस को, जिसके खिलाफ टर्की ने इस जहाज को भेजा था। समझ गए होंगे सेंटेंस को, है ना। चलो फ्लीट जो होता है एक कलेक्टिव नाउन है, इसका मतलब होता है जहाजों का बेड़ा। इसमें एक से ज़्यादा जहाज होंगे तभी इसको फ्लीट बोला जाएगा, है ना। अच्छा सौर करना मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना, राइज होना, माउंट होना, शूटअप होना, सबके सब सिनोनिम है सौर के। इसका एंटोनिम होता है सौर के दो अच्छे, प्लमेट और प्लंज। दोनों का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का कम होना, है ना। तो इस सौर, प्लमेट, प्लंज में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि अजीब अजीब से वर्ड हैं। सौर मतलब बढ़ना, प्लमेट और प्लंज मतलब कम होना, डिक्रीज होना। एक्सप्लोरेशन मैंने आपको बता दिया, जो इन्वेस्टिगेशन करे, एनालिसिस करे, रिसर्च करे, ढूंढे, एक्सपेडिशन करे, ऐसी वेसल को, खोजी जहाज को बोलते हैं एक्सप्लोरेशन वेसल। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी सिंपल है आज का ट्यूटोरियल ना। कह रहे द ट्रिगर फॉर द रिसेंट हॉस्टिलिटी बिटवीन टर्की एंड ग्रीस which have historically shared troublesome relations has been the discovery of gas in Mediterranean water। कह रहे जो ट्रिगर था, जो उकसावा था, जो उंगली लगाने वाला काम था, किसके लिए, रीसेंट हाल की इस हॉस्टिलिटी के लिए, इस झगड़े के लिए। अच्छा किस किस के बीच, तुर्की और ग्रीस के बीच। कह रहे जो ट्रिगर था ना, कह रहा वो तुर्की और ग्रीस जिनके हिस्टोरिकली, जिन्होंने शेयर किया है ट्रबलसम रिलेशंस को, जिनका ऐतिहासिक तौर पे ही रिलेशन जो है बहुत ट्रबलसम रहा है, दोनों की हमेशा से लड़ाई रही है। कह रहे जो ट्रिगर था ना वो हैज बीन, वो रहा है। अच्छा क्या रहा है भाई, डिस्कवरी ऑफ गैस इन मेडिटेरेनियन वाटर्स, जो मिल गई है इनको गैस मेडिटेरेनियन वाटर में, यही रहा इनके बीच का ट्रिगर। तो दो कंट्रीज हैं जो सालों से लड़ती आ रही हैं, कई युगों से। अब इनको गैस मिल गई ऐसे एक एरिया में जहाँ पे इनकी लड़ाई चलती थी। अब दोनों कंट्री चाहती हैं गैस को हम कम जा ले, सारे का सारा पेट्रोल हम निकाल लें। समझ गए ना सेंटेंस को। देखो ट्रिगर की वर्ब है हैज बीन, विच की वर्ब है, अरे यार क्या हो गया, जस्ट अ मिनट ना। ट्रिगर की वर्ब है हैज बीन और विच की वर्ब है हिस्टोरिकली शेयर्ड।
ट्रिगर का मतलब होता है उकसावा, उकसावे को इंग्लिश के सिनोनिम दूसरे क्या है इसके, मोटिवेशन, प्रॉम्प्ट और प्रोवोकेशन। तीनों का मतलब क्या होता है, किसी को उकसाना। चलो, हैज और बिन जब अकेला आ जाए, इसके बाद में कोई वर्ब ना आ रही हो, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, इसका मतलब होता है रहा है, कोई चीज रही है। चलो, कह रहा यूज प्लान्स टू ट्रांसपोर्ट द गैस टू इट्स मेन लैंड विच वुड हेल्प रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन रशिया हैव रेज्ड द रीजन्स जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल। अब ईयू की बात करेगा, कह रहा है जो यूरोपियन यूनियन का जो प्लान है ना, जिसमें फ्रांस, ग्रीस सब इसके पार्ट होंगे ना, कह रहे यूरोपियन यूनियन के जो प्लान्स हैं कि ये ट्रांसपोर्ट कर दे, ले जाएं गैस को इसकी मेन लैंड तक। मेन लैंड मतलब जहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। तो कह रहे गैस को समंदर से लोगों तक पहुंचा दें। कह रहे इसके जो प्लान्स हैं, कह रहे जो कि कम करेंगे, हेल्प करने में, रिड्यूस करने में इसकी डिपेंडेंसी को रशिया के ऊपर। तो यूरोपियन यूनियन चाहता है कि हमारी सारी निर्भरता, डिपेंडेंसी रशिया पे खत्म हो, हमारे खुद के यहाँ से गैस निकले, हम उसको यूज करें, है ना, हेल्प करें रिड्यूस करने में इस काम को। कह रहे जो प्लान्स है ना, इन्होंने हैव रेज कर दिया है इस पूरे रीजन की जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल को, इस पूरे रीजन की भौगोलिक और राजनीतिक प्रोफाइल को। तो इस पूरे रीजन में राजनीति भी शुरू हो गई है और भौगोलिक तौर पे सारी कंट्रीज भी एक साथ में इकट्ठी हो गई हैं अपने अपने जहाज लेके। तो ऐसे इस रीजन के अंदर आग लग गई है। समझ गए ना सेंटेंस को। अब आ जाओ सेंटेंस में देखने वाली चीज़ों पे। हेल्प और रिड्यूस, मेरे को ये बता दो, वुड के बाद में हेल्प इसकी वर्ब है, रिड्यूस इसकी वर्ब है। हेल्प भी एक वर्ब होती है, रिड्यूस भी एक वर्ब होती है, वुड एक मॉडल वर्ब है। दोनों में से किसने मॉडल के बाद में अपनी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी है? चलो ध्यान रखना, जो पहले आती है वो मॉडल की मेन वर्ब होती है। अब ये सेंटेंस हेल्प रिड्यूस ये कैसे बना है ये बता देता हूँ। ही हेल्प मी कंप्लीट द टास्क और ही हेल्प मी टू कंप्लीट द टास्क। सेकंड वाले में आपको दिक्कत नहीं आएगी, उसने मुझे हेल्प की टास्क को कंप्लीट करने में। फर्स्ट वाले में थोड़ी दिक्कत आएगी कि हेल्प मी और कंप्लीट ये क्या है। हेल्प है ना, हेल्प अपने बाद में चाहे तो वर्ब का बेनिफिटिव चाहे वर्ब का टू इन्फिनेटिव। तो हेल्प के बाद में कंप्लीट लिख दो तो भी चलेगा, हेल्प के बाद में टू कंप्लीट लिख दो तो भी चलेगा। प्रीफर किसको करोगे? फर्स्ट वाले को। फर्स्ट वाला इसका स्पेशल यूज है तो इसको हम प्रीफर करते हैं, ये इसीलिए वर्ब बनी है, इस तरीके से काम करती है। तो दूसरा वाला गलत नहीं है, प्रीफर किया जाता है फर्स्ट वाले को। तो यहाँ पे यही हुआ है, विच वुड हेल्प रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे यूं ही बोल सकते थे, विच वुड हेल्प टू रिड्यूस इट्स डिपेंडेंसी ऑन रशिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे टू बीच में समझ सकते हैं आप, अगर आप इसको स्ट्रक्चर को नहीं समझ पा रहे हैं तो। चलो आगे बढ़ेंगे। टर्की एंड ग्रीस हैव ओवरलैपिंग मैरीटाइम क्लेम्स। दोनों कंट्री के पास हैं हैव ऐसे क्लेम्स, ऐसे दावे जो मैरीटाइम है, रिलेटेड टू सी हैं, समंदर हैं, और कैसे हैं, ओवरलैपिंग, एक दूसरे से मैच करने वाले। समझे ना। दोनों ने बोला ये एरिया हमारा, उन्होंने बोला ये एरिया हमारा। जब दोनों ने अपना अपना क्लेम रखा तो बीच में ऐसा कुछ एरिया निकल करके आ गया जो दोनों क्लेम कर रहे थे। इस एरिया को बोलेंगे ओवरलैपिंग क्लेम्स वाला एरिया। तुम्हारा भी क्लेम है और हमारा भी क्लेम है। तो ओवरलैपिंग मतलब एक दूसरे से मैच करने वाले, को इंसाइड करने वाले, एक दूसरे को ढकने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं। मैरीटाइम वर्ड को नोट कर लें, इसका मतलब होता है समुद्री, हिंदी बोलते हैं समुद्री, है ना। चलो कह रहा बट व्हेन EU मेंबर्स एंड इट्स अलाइज इन वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका made plans to build a gas pipeline from Mediterranean to Europe's mainland, they kept Turkey out of it, which infuriated Ankara। कह रहा लेकिन जब EU के मेंबर्स, जब यूरोपियन यूनियन के सदस्य और इनके दोस्त जो थे वेस्ट एशिया में, जैसे कि इजिप्ट है ना, तो कह रहे जब यूरोपियन यूनियन और इनके दोस्तों ने वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका के अंदर प्लान्स को मेड किया, ऐसे योजनाओं को बनाया कि ये बना देंगे, बिल्ड कर देंगे गैस की पाइपलाइन को मेडिटेरियन से यूरोप की मेनलैंड तक। जब ऐसा इन्होंने प्लान बनाया तो इन्होंने किया क्या, इन्होंने कीप किया टर्की को आउट ऑफ इट, टर्की को इन प्लान से रखा बाहर। अच्छा इससे हुआ क्या, कह रहे जिसने इन्फ्यूरिएट कर दिया अंकारा को, जिसने और गुस्सा दिला दिया, एक्सैस्परेट कर दिया, एग्रावेट कर दिया, एंग्री कर दिया अंकारा नाम के इस सिटी को। अंकारा टर्की कैपिटल है, कुछ लोग इस्तांबुल समझते हैं, एक्चुअल में अंकारा ऐसी कैपिटल है टर्की की। तो कह रहे टर्की जो है अंकारा इस चक्कर में, क्योंकि उसको बाहर रखा गया था, गुस्सा हो गया और ज़्यादा। आगे बढ़े। सिंपल सेंटेंस है ना आज। विच की वर्ब थी इन्फ्यूरिएटेड। इन्फ्यूरिएट के सारे सिनोनिम देख लेना, किसी को भरसक गुस्सा दिलाना है ना, इन्फ्यूरिएट करना। कह रहा अर्लियर दिस ईयर द ईस्ट मेड गैस फॉर्म वॉज फॉर्म्ड बाय साइप्रस, इजिप्ट, ग्रीस, इजराइल, इटली, जॉर्डन एंड पैलेस्टीन एंड टर्की वॉज अगेन एक्सक्लूडेड। कह रहे इस साल की शुरुआत में ये गैस फोरम बनाया गया था। फोरम का मतलब होता है प्लेटफॉर्म। तो ईस्ट मेड मतलब ये सारी की सारी ईस्टर्न मेडिटेरियन गैस जो कंट्रीज हैं वो अपने गैस के ऊपर एक फोरम बना रही हैं। कह रहे इसको फॉर्म किया गया था
इन सब कंट्रीज के द्वारा, और कंट्री जो है टर्की, इसको फिर बाहर रखा गया। तो क्या करते हैं इस एरिया के अंदर, टर्की से परायों जैसा व्यवहार करते हैं। जब भी इससे कोई काम करना होता है, मतलब कुछ भी मिलके करना होता है, टर्की को ना बुलाते हैं ना उससे बात करते हैं। तो टर्की को फिर से एक्सक्लूड किया गया। समझ गए होंगे आई थिंक। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा बट टर्की चैलेंज्ड द पाइपलाइन प्रोजेक्ट एंड रीच्ड एन एग्रीमेंट विद लिबियाज Tripoli based government, which Ankara is begging to form an exclusive economic zone from its southern shores to Libya's northern coast across the Mediterranean। कह रहा लेकिन टर्की ने चैलेंज कर दिया इस पूरे पाइपलाइन प्रोजेक्ट को जो यूरोपियन यूनियन और इसके दोस्तों ने मिलकर बनाया था। कह रहा इसने चैलेंज कर दिया, टर्की ने चुनौती दे दी जो है पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को, और ये रीच कर गया, पहुंच गया एक एग्रीमेंट में लिबिया की त्रिपोली बेस्ड गवर्नमेंट पे। लिबिया की वो गवर्नमेंट जो त्रिपोली में बेस्ड है ना, तो वहाँ पे अभी थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं, तो मेन गवर्नमेंट जो त्रिपोली के अंदर अभी काम कर रही है। तो कह रहे इसने एक एग्रीमेंट कर लिया लिबिया के साथ। कह रहे जिस गवर्नमेंट को अंकारा बैक भी कर रहा है, टर्की जो है जिस गवर्नमेंट के पीछे सपोर्ट लेकर के भी बैठा है। अच्छा क्यों किया एग्रीमेंट, ताकि वो फॉर्म कर लें एक एक्सक्लूसिव, एक खास इकोनॉमिक जोन को, है ना। और कहाँ से, इसके सदर्न शोर से, इसके दक्षिणी किनारों से, और कहाँ तक, लिबिया के नॉर्दर्न कोस्ट तक, लिबिया के उत्तरी जो है पोर्ट तक, है ना, बंदरगाहों तक। और कहाँ पे, अक्रॉस द मेडिटेरेनियन, पूरे मेडिटेरेनियन के अक्रॉस। तो इधर से टर्की से वहाँ लिबिया तक माल जाएगा आएगा, ऐसा इन्होंने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है बना लिया मिल करके लिबिया के साथ। हुआ क्या, टर्की से पूछा नहीं जा रहा था कुछ भी एग्रीमेंट होते थे, तो टर्की ने जबरदस्ती जाके एक लिबिया से भी एग्रीमेंट कर लिया कि अपने भी कर लेते हैं और इनसे नहीं पूछेंगे, है ना। तो एक ऐसा हो गया कि इस एरिया में तुम्हारा भी काम राज हो गया, हमारा भी राज हो गया। तो इस तरीके से टर्की ने इस हथियार को, हथकंडे को अपनाया। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे ग्रीस क्लेम्ड द टर्किश जोन वायलेटेड इट्स मैरीटाइम सोवरेनिटी। अब इससे हुआ क्या, ग्रीस ने क्लेम कर दिया कि ये जो नया इन्होंने जोन बनाया ना, इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, कह रहे इसने, ग्रीस ने क्लेम किया कि ये वायलेट करता है, ये उल्लंघन करता है इसकी समंदरी मैरीटाइम सोवरेनिटी को, इंडिपेंडेंस को। मतलब आपने जो जोन बनाया ये तो ग्रीस की बाउंड्री में पड़ गया, ग्रीस का ऐसा कहना है। तो हमारी बाउंड्री में आप काम कैसे कर सकते हो हमसे बिना पूछे, हमारी मैरीटाइम सोवरेनिटी को आपने खराब किया, ब्रीच किया। समझ रहे हो ना, मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इंटरेस्टिंग लगे, और वास्तव में इंटरेस्टिंग है ये सब चीजें। आप इनको पढ़ोगे सीखोगे तो आपको पता लगेगा, है ना। बच्चों की तरह लड़ाई करती है इंटरनेशनल कंट्री सारी की सारी। वायलेट करने का मतलब होता है किसी को ब्रीच करना, उल्लंघन करना, किसी घर में घुस जाना, टेम्पर विद करना, इन्फ्रिंज करना, है ना, किसी के ऊपर अपना राज जमाने की कोशिश करना, वायलेट करना। चलो, कर लेटर ग्रीस अनाउंस्ड इट्स EEG विद इजिप्ट विच क्लैशेस विद टर्किश जोन। कह रहा बाद में ग्रीस ने क्या किया, देखो ग्रीस को पहले गुस्सा आया, फिर ग्रीस ने एक इजिप्ट के साथ EEZ बना लिया, जैसा तुमने बनाया था वैसा हम भी बनाएंगे, और वो क्लैश करता है इस टर्की के जोन के साथ। तो अब एक एरिया में टर्की और लिबिया बना के बैठे हैं, और उसी एरिया के अंदर ग्रीस और इजिप्ट भी ऐसा EEZ बना के बैठे हैं। क्लैश करना मतलब झगड़ा करना, जो है कॉन्फ्लिक्ट में आना, किसी के साथ जो है लड़ाई करना। कह रहा इमीडिएटली देयर आफ्टर टर्की सेंड इट्स शिप सर्वे शिप ओवर। इसके बिल्कुल बाद में, इमीडिएटली देयर आफ्टर, इसके बिल्कुल बाद में टर्की ने भेज दिया अपनी सर्वे शिप को, अपने खोजी जहाज को इसके ऊपर। तो ऐसा हो रहा है इनके बीच में ना, पहले वो एक जो है ट्रीटी करता है, फिर ये एक ट्रीटी करता है, बाद में टर्की ने अपना खोजी जहाज भेज दिया कि अब मेरे इकोनॉमिक जोन के अंदर मैं अपनी गैस ढूंढूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देयर आफ्टर को देखें, देयर प्लस में आफ्टर मतलब उसके बाद। ये सारे जो अच्छे अच्छे वर्ड्स है ना, देयर आफ्टर, नॉट विथ सेंडिंग, नॉनदलेस, है ना, इन सबको मैं खबरी पे करवा रहा हूँ, पोस्टमार्टम सीरीज चल रही है। ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स को मैं उठा करके आपको बताता हूँ कैसे इनको यूज किया जाए, ताकि आपकी जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन ना रहे इन वर्ड्स को लेके। जरूर से खबरी ऐप पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, 5-5 मिनट के ऑडियो लेसन्स मैं हर रोज अपलोड करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है खबरी का, है ना। कह रहा था हाईली कॉम्प्लिकेटेड इश्यू नाउ हैज द पोटेंशियल टू इन्वॉल्व यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। कह रहे हैं जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है ना, जो 4-6 कंट्रियां आपस में मिल गई और आपस में ट्रीटियां करके बैठी हैं, बहुत ही जटिल जो इशू है, कॉम्प्लेक्स जो इशू है, अब इसमें है पोटेंशियल, इसमें है ताकत। ये इन्वॉल्व कर सकता है यूरोप को, वेस्ट एशिया को और नॉर्थ अफ्रीका को। तो 4-6 कंट्रियां नहीं, 10-20-50 कंट्रियां इस इश्यू के अंदर इन्वॉल्व हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेटेड आप जानते हैं, जो जटिल हो, कॉम्प्लेक्स हो, इंट्रिकेट हो, सबके सब इसके सिनोनिम है। चलो आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल मतलब ताकत। कह रहा इट इज डिफिकल्ट टू डीमार्केट द मैरीटाइम बाउंड्रीज इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन
विच इज डॉटेड विद टर्किश एंड ग्रीक आइलैंड्स। अब ये बताएगा इनकी बाउंड्री में दिक्कत क्या है ना, क्यों बाउंड्री इनकी नहीं बनाई जा सकती। कह रहा है बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है डीमार्केट करना, साफ साफ लाइन खींचना। और किसको? मैरीटाइम बाउंड्रीज को, समुद्री सीमाओं को। और कहाँ पे? ईस्टर्न मेडिटेरियन में, इस समंदर के पूर्वी भाग में। कह रहा बहुत मुश्किल है यहाँ पे बाउंड्रियाँ खींचना कि ये टर्की की है, ग्रीस की है। अच्छा क्यों मुश्किल है? क्योंकि ये जो एरिया ना डॉटेड विद है, इस पे छोटे छोटे डॉट पड़े हुए हैं, इस पे लाइन से डॉट पड़े हुए हैं टर्किश और ग्रीक आइलैंड्स के। तो यहाँ पे क्या है, एक तेरा आइलैंड, एक मेरा आइलैंड है ना। तो ऐसे आइलैंड जो है बहुत सारे हैं, टर्की के भी और ग्रीक के भी, ग्रीस के भी। तो इस वजह से यहाँ पे बाउंड्री खींचना बहुत ही मुश्किल और टेढ़ा काम है। समझ गए ना सेंटेंस को? डिमार्केट करना मतलब किसी को मार्क करना, डिवाइड करना, डिलीनेट करना, किसी की रूपरेखा खींचना, है ना। डिमार्केट करते हैं तो आप बाउंड्री खींच करके दोनों कंट्रीज को अलग अलग कर देते हैं। डॉटेड विद का मतलब वही है, डॉट 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 ऐसे लगे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे आइलैंड्स हैं, ग्रीक और जो है टर्किश आइलैंड्स। कह रहा साइप्रस इज फिजिकली डिवाइडेड विद द सदर्न पार्ट रूल्ड बाय इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट एंड द नॉर्दर्न पार्ट कंट्रोल्ड बाय टर्की। कह रहा है साइप्रस नाम की जगह जो है ना, ये फिजिकली डिवाइडेड है, ये अलग अलग दो हिस्सों में है। कहाँ से, कैसे? इसका जो सदर्न पार्ट है वो रूल करता है इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट, जो साइप्रस की गवर्नमेंट है जिसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। तो सदर्न पार्ट तो इसको रूल किया जाता है इस गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नॉर्दर्न पार्ट है, इसका जो उत्तरी हिस्सा है वो कंट्रोल करता है टर्की, है ना। तो साइप्रस नाम की जगह भी ऐसे जो है दो हिस्सों में बटी हुई है, टर्की आधा और आधी जगह साइप्रस की खुद की सरकार। कह रहा है टर्की सर्वेशिप प्लान्स एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज अराउंड ग्रीस क्रेट आइलैंड्स which lies just outside the Turkey-Libya economic zone and Greece and Cyprus call it a violation of their sovereignty। कह रहा टर्की के जो शिप हैं, सर्वे शिप प्लान करते हैं खोज करने को, एक्सप्लोरेशन करने को, ऐसी एक्टिविटीज को। कहाँ पे? आसपास ग्रीस के क्रेट आइलैंड के, है ना। ग्रीस का आइलैंड है, इसके आसपास। कह रहे जो कि जस्ट लाइव आउटसाइड करता है टर्की लीबिया इकोनॉमिक जोन के। समझ गए ना। तो यहाँ पे जो इन्होंने जोन बनाया ना टर्की और लीबिया ने, उसके पास में क्रेट आइलैंड है। किसका? ये जो है ग्रीस का। तो इसके पास में ही जो है इनके खोजी जहाज जो है तेल को ढूंढने वाले हैं। अब कह रहा है जो ग्रीस और साइप्रस है ना, वो कहते हैं इसको एक वायलेशन उनकी सोवरेनिटी पे। ये कहते हैं कि हमारे आइलैंड के पास में तुम्हारे खोजी जहाज घूम कैसे सकते हैं, तो हमारी सोवरेनिटी को तुम कर रहे हो वायलेट। समझ गए ना। तो इनके एक आइलैंड के पास में इनका खोजी शिप जो है वो घूम रहा है तेल को ढूंढता हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल आई थिंक। कह रहा है फ्रांस द ईयूज मोस्ट पावरफुल मिलिट्री फोर्स हैज थ्रोन इट्स वेट बिहाइंड ग्रीस एंड साइप्रस। कह रहा है जो फ्रांस है ना, ईयू का सबसे पावरफुल मिलिट्री फोर्स है, यूरोपियन यूनियन की सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है फ्रांस, जिससे हमने रफाइल भी मंगाए अभी, है ना। कह रहे फ्रांस ने थ्रो कर दिया अपने वेट को, इसने पूरा सपोर्ट दे दिया। और किसके पीछे? ग्रीस के पीछे और साइप्रस के पीछे। तो फ्रांस ने क्या बोला, तुम्हारे जो आसपास जो है अगर इसका खोजी जहाज आए तो अब हमारे शिप हम भेज रहे हैं, इसके खोजी जहाज को अपने उड़ा देंगे। समझ गए। तो पूरा वेट जो है फ्रांस ने अपना थ्रो कर दिया इसके पीछे। अब देखो इस वेट थ्रो ये होता क्या है, इसको मैं सिखा देता हूँ। इसके साथ में आपको दो और इडियम्स बताऊंगा, है ना, वेट से रिलेटेड ही है। पहली है कैरी योर वेट, दूसरी है थ्रो योर वेट बिहाइंड, तीसरी है थ्रो योर वेट अराउंड। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं थ्रो योर वेट बिहाइंड। तो थ्रो योर वेट बिहाइंड का मतलब क्या है? अपना वजन किसी के पीछे रख देना, मतलब अपना इन्फ्लुएंस, अपनी ताकत को किसी को सपोर्ट करने में लगा देना। आप बहुत वजनदार हो, बहुत इन्फ्लुएंस वाले हो, तो सारा इन्फ्लुएंस आपने किसी की कमर के पीछे रख दिया कि बोलो तुम्हें कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताना। तो थ्रो योर वेट बिहाइंड करते हैं तो किसी को आप सपोर्ट देते हैं अपनी ताकत का, अपने इन्फ्लुएंस का। अगर आप कैरी योर वेट करते हैं तो आप बेयर द बर्डन करते हैं, है ना, किसी बड़े से बोझ को उठाने की कोशिश करते हैं। कैरी योर वेट करते हैं तब। समझ गए ना। अच्छा थ्रो योर वेट अराउंड होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं इतराना। किसी चीज के लिए सेल्फ असर्टिव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। हिंदी में आपको बता देता हूँ। जब आप थ्रो योर वेट अराउंड करते हो ना, आप ऐसे लगता है आपको ऐसा फील होता है मैं इस पूरे एरिया का राजा हूँ और मेरे को किसी चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई मुझे अच्छा बोले कोई मुझे बुरा बोले, ये सब लोग मुझसे नीचे हैं। तो एक स्मग एटीट्यूड होता है आपका, सेल्फ सेटिस्फाइड होते हो आप, जरूरत से ज़्यादा लोगों को बहुत नीचा समझते हो। तो व्हेन यू थ्रो योर वेट अराउंड, तो आप इस तरह से एक जो है ना बहुत ही खराब आदमी की तरह बिहेव करते हैं। कुछ लोग आपने देखा होगा ना, ज़्यादा उनके पास पैसा हो या ज़्यादा उनके पास इन्फ्लुएंस हो या उनको किसी भी चीज़ का घमंड हो, तो वो ऐसी बात करेंगे सब लोगों से कि उनको लगेगा सब लोगों को कि हम तो इनसे बहुत नीचे हैं ना, वो अपने आप को ऊंचा फील करवाएंगे। तो आप उस सिचुएशन के लिए कह सकते हैं ही इज ट्राइंग टू थ्रो हिज वेट अराउंड अस। चलो आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है ये तीनों की तीनों वेट से बनती हैं इसलिए एक साथ रख दिए मैंने। कह रहा है एन अलायंस, इतना तो हमने पढ़ लिया था ना, ये सेंटेंस और लंबा है अभी। अच्छा आगे इतना ही है। कह रहा है नाउ एन अलायंस इज एमर्जिंग अमंग ग्रीस, साइप्रस, इटली एंड फ्रांस विच इज बैक्ड बाय इजिप्ट, इजराइल एंड यूएई। कह रहा है एक अलायंस जो है वो इमर्ज हो रहा है, उभर करके आ रहा है। अलायंस का मतलब होता है संधि, एक संधि निकल करके आ रही है किस किस के बीच में, इन चारों कंट्रीज के बीच में। कह रहा है जिसको बैक किया गया है, जिसका सपोर्ट किया गया है इजराइल, इजिप्ट और द यूएई के द्वारा। तो ऐसी एक संधि निकल करके आ रही है इन चारों कंट्रीज के बीच में। अभी सेंटेंस में कोई एरर है, अगर आप मुझे बता सकते हैं जरूर से बताएं। चलो कॉन्सेप्ट को कई दिन हो गए बताए हुए, अब देखो कोशिश करोगे तो आपको वो एरर भी याद आ जाएगी। आपको एरर मैंने बताई थी, ये रूल है आपके सामने, अमंग टू एंड मोर, जस्ट अ मिनट मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। अमंग और बिटवीन को हम कैसे यूज करते हैं? बिटवीन यूज होता है दो या दो से ज्यादा में, अमंग यूज होता है तीन या तीन से ज्यादा में। मतलब जब तक दो रहेंगे तब तक बिटवीन, जब दो से ज्यादा हो जाएंगे तो बिटवीन भी और अमंग भी। अब बिटवीन और अमंग में चुनाव कैसे किया जाए जब दो से ज़्यादा हो, मान लो 3 हो, 5 हो, 10 हो, तो चुनाव कैसे करना है दोनों में से? बिटवीन तब करोगे जब चीज़ें स्पेसिफाइड हैं, सबके अलग अलग नाम दिए हुए हैं। अमंग तब करोगे जब चीज़ें अनस्पेसिफाइड हैं, सबके अलग अलग नाम नहीं दिए हुए हैं। शांति से समझो, एक बार में समझ में आ जाएगा। द एग्रीमेंट अमंग इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया वॉज साइंड बिटवीन ब्रसेल्स। इंडिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया के बीच का एग्रीमेंट साइन किया गया था ब्रसेल्स में, ठीक है ना। अब ये बता दो मुझे, एग्रीमेंट जिनके बीच में साइन किया गया था उनके नाम साफ साफ लिखे हुए हैं? सर लिखे हुए हैं। पहला नाम है इंडिया, दूसरा नाम है अमेरिका, तीसरा नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो अब ये 3 हो या चाहे 3000 हो, अगर सबके नाम लिख दिए, सबके बारे में बता दिया, तो सबके बारे में बताने के बाद यहाँ पे अमंग नहीं, यहाँ लगेगा बिटवीन, ठीक है। द एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया वॉज साइंड बिटवीन ब्रुसेल्स। अब ये काउंटर इंट्यूटिव लग सकता है आपको, आपने आज तक सीखा होगा 3 में अमंग लगता है, पर मैं आज आपको बता रहा हूँ सही ग्रामर रूल ये कहता है अमंग का काम होता है अनस्पेसिफाइड ग्रुप के बारे में बताना। जब ग्रुप में स्पेसिफाइड पीपल हैं, स्पेसिफाइड मेंबर्स हैं, तो आपको बिटवीन यूज करना है इंस्टेड ऑफ अमंग। द कैंडिडेट्स हैव टू पिक अ चॉइस अमंग हिंदी, इंग्लिश एंड फ्रेंच फॉर राइटिंग द कंपल्सरी पेपर। तो कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को इंग्लिश, हिंदी और फ्रेंच में से एक लैंग्वेज को चूज करना है कंपल्सरी पेपर के लिए। भाई लैंग्वेज कितनी है? 3। अच्छा तीनों के नाम दिए हुए हैं? सर बिल्कुल दिए हुए हैं। अगर तीनों के नाम दिए हुए हैं, 3 लैंग्वेज हैं, तो चाहे 3000 भी होती तो यहाँ पे तो बिटवीन ही आना था। अगर सबके नाम दिए हुए हैं तो बिटवीन आएगा, अगर नहीं दिए हुए हैं तो अमंग लगाओ। तीसरा देखो, अफगानिस्तान इज सिचुएटेड अमंग पाकिस्तान, ईरान और इंडिया। अफगानिस्तान बसा हुआ है इन तीनों कंट्रीज के बीच में। अब 3 कंट्री हैं, आपके हिसाब से अमंग आना चाहिए, पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तीनों के नाम दिए हुए हैं, अगर नाम दिए हुए हैं तो बिटवीन, ना कि अमंग। तो अफगानिस्तान इज सिचुएटेड बिटवीन ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। द कंट्री इज सिचुएटेड बिटवीन 5 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज। अब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ये जो देश है सिचुएटेड है 5 न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज के बीच में। कितनी कंट्रीज हैं? 5 हैं। नाम दिए हुए सबके? नहीं दिए हुए, तो बिटवीन नहीं, अमंग आएगा, ठीक है ना। इसलिए अमंग लगेगा क्योंकि सबके नाम नहीं दिए हुए। तो इस तरीके से बिटवीन और अमंग में से आप चूज करें हमेशा। ये आपका छोटा सा क्विज आज का, इसी के अंदर बिटवीन अमंग का फॉर्मूला आपको लगाना है और बताना मुझे कहाँ पे अमंग, कहाँ पे बिटवीन आना चाहिए। कमेंट सेक्शन में डालो। पिछले 2 क्विजेस के मैंने आंसर अपडेट नहीं किए, मैं भूल गया था। आज मैं सबके आंसर अपडेट करूंगा और इसके आंसर भी मैं कोशिश करूंगा हाथों हाथ अपडेट कर दूं। डालना कमेंट सेक्शन में। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसको बार बार ना रिवाइज करने से रूल्स को ये आपके दिमाग में पक्के हो जाते हैं, इसलिए कोशिश किया करो जितनी बार आए उतनी बार अटेम्प्ट करो इन सारे क्विजेस को। कह रहा टर्की स्टैंड्स ऑलमोस्ट आइसोलेटेड but remains a key power in Mediterranean which requires the EU to tread cautiously। कह रहा टर्की खड़ा है बिल्कुल अलग थलग, आइसोलेटेड मतलब अलग थलग, सेग्रीगेटेड, सेपरेटेड। टर्की बिल्कुल अलूफ है, आइसोलेटेड है, अलग है, लेकिन बना हुआ है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर मेडिटेरेनियन में। कह रहा जो कि रिक्वायर करता है, जो कि बनाता है इस चीज़ को ज़रूरी, और किस चीज़ को, कि यूरोपियन यूनियन है वो ट्रेड करे कॉशियसली, वो कदम बढ़ाए आगे हल्के हल्के। ट्रेड का मतलब होता है कदम बढ़ाना एक एक करके, कॉशियसली मतलब होता है सावधानी से। तो कह रहे टर्की भले ही अकेला हो लेकिन उतारू हुए लड़ाई करने पे, और उसके पास मिलिट्री भी है, नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, तो यूरोपियन यूनियन को ट्रेड कॉशियसली करना है, बड़ी जंग यहाँ पे हो सकती है। ट्रेड वर्ड को नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इफ द EU wants to transport gas from the coast of Israel to Europe via Cyprus and Italy, an open conflict with Turkey cannot help। अब ये बिल्कुल सच बात है। कह रहा अगर यूरोपियन यूनियन चाहता है ट्रांसपोर्ट करना गैस को
इजराइल के कोस्ट से यूरोप तक, साइप्रस और इटली होते हुए। तो कह रहा है खुला खुला जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, एक खुले में जो जंग है टर्की के साथ, वो बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। कह रहा है टर्की को हराना अलग चीज़ है, टर्की को डराना अलग चीज़ है, और टर्की के सामने से पाइपलाइन ले जा करके तेल को ले जाना अलग चीज़ है। तो कह रहा है अगर आप पाइपलाइन के पीछे हो, सिर्फ गैस आपको चाहिए, तो टर्की से खुले में लड़ाई करके गैस आपको नहीं मिलेगी, है ना। लड़ाई तो आपको ऐसे नहीं करनी, खुले में करोगे तो गैस जो आपके तक नहीं पहुंचेगी। समझ गए होंगे आई थिंक सेंटेंस को। एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब है कैन नॉट हेल्प, यू की वर्ब है वांट्स। वांट्स को मैंने मार्क नहीं किया, कर देता हूँ। चलो, कह रहा व्हाट इज इन एवरीबॉडीज इंटरेस्ट इज to dial down tensions and find a diplomatic and mutually acceptable solution to the gas contest। कह रहे जो चीज़ सबके इंटरेस्ट में है, जो सबकी भलाई में है, इस वो है कि डायल डाउन कर दें, धीमा कर दें, मंदा कर दें, ठंडा कर दें टेंशंस को, और फाइंड करें सबके सब एक डिप्लोमेटिक और म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन को, एक ऐसे कूटनीतिक और आपस में सहमति वाले सॉल्यूशन को। किस चीज़ के लिए? इस गैस के कॉन्टेस्ट के लिए, इस तेल के पीछे की लड़ाई के लिए। तो कह रहे ये काम करना है, अगर सबको आगे गैस चाहिए तो इस काम को करना पड़ेगा, सिचुएशन को डायल डाउन करना है और फाइंड करना है एक जो है इस तरह की सिचुएशन को, सॉल्यूशन को। यहाँ पे फाइंड जो है इसकी दूसरी वर्ब नहीं है, मेन वर्ब आपकी इज है। ये फाइंड जो है ना इसका आगे टू लगा हुआ है, तो टू डायल डाउन एंड टू फाइंड, जिसको मैं उड़ा देता हूँ यहाँ से ताकि आपको कन्फ्यूजन ना करे, है ना। जस्ट अ मिनट। डायल डाउन देख लेना है ना, चीज़ों को ठंडा करना। कह रहा है एक्सक्लूडिंग टर्की विच हैज़ अ लॉन्ग मेडिटेरियन कोस्ट इज अनवाइज। अलग करना टर्की को बाहर रखना, टर्की को दूर रखना अपने आप से, जिसका एक बहुत ही बड़ा मेडिटेरियन कोस्ट है, बहुत ही बड़ी एक सीमा है मेडिटेरियन सी के साथ। कह रहा है ये बेवकूफ़ी वाली बात है, इज अनवाइज। ऐसी कंट्री को आप अलग नहीं कर सकते जिस सी में बहुत बड़ा एक कोस्ट हो, बहुत बड़ा टापू हो, एक बंदरगाह हो। कह रहा है अलाउइंग a resurgent Turkey to bully smarter powers in the region would be strategically disastrous। और कह रहा है अलाउ करना एक रिसर्जेंट टर्की को, ऐसा टर्की जो बड़ी जल्दी गुस्सा हो जाता है, रिसर्जेंट कर देता है, रिसर्जेंसी कर देता है, सबको आंख दिखा देता है। कह रहा है अलाउ करना, इसको इजाज़त देना कि वो बुली करे स्मॉलर पावर्स को, छोटी पावर्स को इस रीजन के अंदर, ग्रीस को, साइप्रस को। कह रहा है ये जो अलाउ करने का काम है ना, जो जीरन भी है, ये वुड भी ये होगा तकनीकी तौर पे स्ट्रेटेजिकली बहुत ही डिजास्टर भरा, बहुत ही बड़ा जो है इसके अंदर एक डिजास्टर है। तो कह रहा है ऐसा काम इस टर्की को ना करने दिया जाए, क्योंकि बहुत जल्दी ये गर्म हो जाता है और इस एरिया में बहुत सारी पावर्स हैं, कभी भी जो है इसके ऊपर तूफान मचा सकती हैं। कह रहा था EU हैज़ टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन दीज टू ऑप्शंस। अब यूरोपियन यूनियन को हैव टू करना ही पड़ेगा। हैज़ टू क्या बताते हैं? किसी काम को करने की ऑब्लिगेशन। कह रहा है यूरोपियन यूनियन को करना ही पड़ेगा एक बैलेंस को स्ट्राइक, एक पूरे संतुलन को लाने का काम, और किन के बीच में? इन दोनों ऑप्शंस के बीच में, है ना। पहला क्या है कि कैसे टर्की को ठंडा किया जाए, और दूसरा क्या है कैसे एक लंबे कोस्ट वाले टर्की को जो लाया जाए इस पूरी की पूरी डील के अंदर। तो इसके लिए EU को एक बैलेंस को स्ट्राइक करना पड़ेगा। EU की वर्ब है हैज़ टू। चलिए आज का ट्यूटोरियल सिंपल था, मेरे ख्याल से ज़्यादा लोड आपको नहीं आया होगा। ऐसे ट्यूटोरियल्स बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं, पर थोड़ा इंटरनेशनल लैंग्वेज में लिखा हुआ है ना, तो इस वजह से हो सकता है आप बहुत दिनों से पढ़ रहे हो फिर भी आपको लगे कि सर ये इतना सिंपल नहीं है। जैसे वर्ड आया डायल डाउन, आपको डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, ये ना इंटरनेशनल लैंग्वेज में यूज होने वाला वर्ड है, अमेरिकन फ्रेज है। तो अच्छा लगाओ, जरूर से अपनी वोकेबलरी वगैरह बनाना है ना नोट्स को, और कमेंट सेक्शन में आज के अपने आंसर्स को डालना। वीडियो को एक लाइक देना। फिर मुलाकात लूँगा कल सुबह के ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए साइनिंग आउट।